चलिए, तो साइंस में हमारा जो सबसे टफेस्ट चैप्टर होता है, ठीक है, सबसे टफेस्ट चैप्टर वर्ग 2 वालों को भी, जो डीएड किए हैं उनको भी वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों में बैठने मिलेगा, और जो बीएड किए हैं वो तो वर्ग 2 भरेंगे ही। तो साइंस दोनों जगह काम आने वाला है, और साइंस हर जगह काम आने वाला है। अभी अभी आप लोग परिचारक का पेपर दे के आए होंगे, तो ऐसे कभी कभी कुछ पोस्ट आ जाते हैं। जैसे आने वाला है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, तो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में कोई बीएड डीएड मान्य नहीं होता, आपका बस क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। कोई बीएड की डिग्री डीएड की डिग्री वहाँ पर जरूरी नहीं है, वहाँ पर फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं, ठीक है। तो उसका भी अनुमान है कि उसके भी कुछ पद आपको अलग से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो साइंस वहाँ भी काम है, तो अच्छा है कि हम कहीं पे सेलेक्ट हो जाएं यार पढ़ के, और जितना क्लास में होगा उतना ही आप पढ़िए, उससे ज़्यादा आप लोग को ना किताब की ज़रूरत है और ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप इस पे भरोसा कर लीजिए। तो जो आपके साइंस का जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो कौन सा होता है सर? लाइट। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकाश या प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, ठीक है। अभी आपने प्रयोगशाला परिचारक का कल का पेपर देखा होगा, फिजिक्स में 20 क्वेश्चन थे, 4 सवाल अकेले ऑप्टिक्स के अंदर के आए थे, वो समतल दर्पण के भी 2 क्वेश्चन आ गए थे, मतलब आता ही आता है, ठीक है। अब ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आज का जो पहला क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। मैं एक बात और आप लोगों को क्लियर बता दूं, जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो शायद आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, पर मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि मेरा कंटेंट, जो नोट्स आप लिखोगे वो किताबों से बेहतर रहेंगी, ठीक है। क्योंकि खुद कई किताब आदमी लिख चुका है, तो वो अनुभव आपको मिलने वाला है। तो फाइनेस्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, उसका आप फायदा लीजिए। हम लोग लाइट वाला चैप्टर जब क्लास 10th की किताब उठाते हैं तब उसमें मिरर के बारे में पढ़ते हैं, प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं, लेंस के बारे में पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, परावर्तन अपवर्तन की घटना पढ़ते हैं, 10वीं में रहता है ना ये सब, स्नेल का नियम रहता है, सब पढ़ते हैं हम, पर प्रकाश को पढ़ना भूल जाते हैं। जिस नाम का चैप्टर है उस नाम को आपको क्लियर रखना है कि भैया लाइट का मतलब क्या है। तो चलिए सब लोग आप साथ में लिखते भी चलिएगा, ऑनलाइन वाले भी रिप्लाई करते रहेंगे। तो लाइट, सबसे पहला पॉइंट, लाइट है क्या? तो लाइट अपने आप में सर एक वेव है, तरंग है। लाइट क्या है सर? तरंग है। अब तरंग का क्या काम होता है? तरंग का क्या काम होता है? तो सर तरंग का जो काम होता है, जितना आज कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आ जाएगा, ये करता है सर एनर्जी प्रोपागेट, एनर्जी ट्रांसफर लिख दे रहा हूं। तरंग का क्या काम है? एनर्जी ट्रांसफर, ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण। हिंदी इंग्लिश दोनों में जो क्लास रहेगी, एकदम लैंग्वेज का इशू किसी को नहीं होगा। साथ में नोट भी आप लोग भी करते रहिए, ऊर्जा का स्थानांतरण कराना, बात समझना। जैसे सूरज से पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है? उसी से तो पूरा पृथ्वी पर जीवन चल रहा है, जल चक्र हो रहा है, बारिश हो रही है, पेड़ पौधे अपना खाना बना पा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिना सूर्य प्रकाश के संभव है क्या? तो पृथ्वी पर पूरा जीवन चल रहा है सूरज की दी हुई ऊर्जा से। और सूरज ऊर्जा में हमें क्या दे रहा है? प्रकाश। ऊर्जा में क्या दे रहा है? तो सूरज पर नाभिकीय संलयन की घटनाएं हो रही हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप जुड़ रहे हैं, ड्यूटेरियम और हीलियम बना रहे हैं, ऊर्जा मुक्त कर रहे हैं, और वही ऊर्जा तरंगों के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से पृथ्वी को प्राप्त हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश क्या है, तो आप आगे से क्या बोलोगे? तरंग है सर। क्या है? और तरंग क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण का रूप होता है, ठीक है। अब याद रखिए, बात आएगी अब तरंग की, तो अब यहां पर मैं नेम लेता हूं वेव। वेव मतलब तरंग। तरंग को थोड़ा सा पढ़ लो एक लाइन में, साइंस ऐसा ही होता है, सोचते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, साथ में लिखते भी जाइए। तरंग कितने प्रकार का है भैया? कितने प्रकार के तरंग होते हैं? हाँ, बहुत अच्छा जवाब आया, अनुप्रस्थ तरंग और दर्पण। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के ना, गोलीय अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और समतल दर्पण। समतल दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और तरंग कितने प्रकार के? 2, अनुप्रस्थ और लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। दोनों जवाब गलत बताए हो, दोनों जवाब गलत है। अच्छे से पढ़िए, नेगेटिव हो जाएगा एग्जाम में। आगे से याद रखिए, तरंग 2 प्रकार की हैं। पहला तरंग आता है विद्युत चुंबकीय तरंग, देखिए साथ में,
विद्युत चुंबकीय तरंग। मैं बोला ना बहुत सी चीजें आपको अच्छी अच्छी मिलेंगी, टेंशन फ्री रहिए। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड सेकेंड वन इज मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जिसे हम नाम देंगे सर यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग। तो तरंग दो प्रकार की हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल। और दर्पण भी दो ही प्रकार का था, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में आप लोग उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ले लेते हो, समझ में आ रहा है। तो जैसे हमारा यांत्रिक तरंग आया, तो यांत्रिक तरंग के अंदर आप दो लोगे, कौन, तीन लोगे एक्चुअल में, ठीक है। होता दो ही है पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बस मैं बोल दे रहा हूं कि तीन है। पहला है सर अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ। दूसरा रहेगा अनुदैर्ध्य, ट्रिक बताते चलूंगा एक से एक, अच्छा अच्छा मजा आएगा फिर। और तीसरा जो आप लेंगे अपने आप में एक सिलेबस बन जाता है, चैप्टर बन जाता है, ध्वनि तरंग। अंग्रेजी में क्या क्या बोलेंगे सर? इसको हम लोग नाम देते हैं सर ट्रांसवर्स वेव, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एंड दिस इज साउंड वेव। ठीक, हाँ बताते हैं, पर मैंने बोला ना ये अपने आप में एक चैप्टर बन जाता है। आप अपना सिलेबस भी चेक करोगे, ध्वनि अपने आप में एक चैप्टर है, तो मैंने बस ऐसे ले लिया, ठीक है। कई किताबों में ना मैकेनिकल वेव के अलावा साउंड वेव को अलग ले लेता है, क्योंकि वो उसका रोल ज्यादा है, वो 10th का एक अपने आप में चैप्टर है, इसलिए। पर वो अलग तरंग नहीं होता, वो यांत्रिक तरंग का ही उदाहरण है। अब बात समझिएगा कि दोनों में अंतर क्या है। जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इनकी सबसे खास बात है कि इनके संचरण के लिए, संचरण हेतु माध्यम अनिवार्य नहीं है। माध्यम अनिवार्य नहीं है, मतलब इनके प्रोपागेशन के लिए, इनके ट्रांसमिशन के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता हो ऐसा जरूरी नहीं है। माध्यम है तो भी बने बने, माध्यम नहीं है तो भी इनका ट्रांसमिशन होगा, संचरण होगा। पर जो मैकेनिकल वेव होते हैं, इनके संचरण के लिए सीधी सी एक छोटा सा पॉइंट है कि माध्यम, मीडियम रिक्वायर्ड, अनिवार्य है, अनिवार्य है, ठीक है। माध्यम अनिवार्य है। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा कंफ्यूज भी करता है बच्चों को, और हम सवाल को थोड़ा, उस दरवाजे को लगा दो तो आवाज आएगा, नहीं तो ऊपर लाइब्रेरी बन रहा है ना, तो थोड़ा सा आवाज मत आए, ठीक है। आराम आराम से पढ़ेंगे सभी लोग, आराम आराम से बढ़ते चलिए। अब कौशल धुरी जी बोल रहे हैं रायपुर में आंदोलन है, आप वहां पहुंचे नहीं। मैं इतना बोलूंगा, मुझे बुलाया कौन है, और आंदोलन है ये बात का मेरे को सूचना भी कौन दिया है? आप रेंडमली कुछ भी चलेगा तो फिर पता नहीं चलता है ना, कोई एक जिम्मेदार आदमी कोई बुलाना चाहिए। मैं सारे बीएड डीएड संघ सभी से ये बोलूंगा, कौन बुलाया है मुझे बस वो नाम बता दे, ठीक है। और कितनी कितने आंदोलन हुए होंगे उसमें अपन कब नहीं गए हैं, ठीक है। पर आप रेंडमली कुछ भी कभी भी अनाउंस करोगे, मैं पहले अपना मंडे को क्लास अनाउंस कर दिया था, पहला दिन है तो भाई यहाँ अभी लेना है, हो सकता है मैं वहाँ पहुँच भी जाऊँ, पर नहीं। अब आप लोग ऐसा बकवास कर ही चुके हो ना, तो ठीक है भाई। यही चीज़ वो डीएड वालों के साथ भी हुआ था, जब बीएड वालों की नौकरी गई थी भाई। जो हेमलता साहू की डेथ हुई थी, वो भी स्टूडेंट थे, वो जो नहीं डेथ हो गया था, टेंशन में गाड़ी के नीचे आ गई थी जब नौकरी चले गई थी, तो उसके फादर खुद फोन करके बुलाए थे, बाकी लोग भी बुलाए थे, तो अपन गए भी थे। और हम गए, उसके बाद से तो खैर अच्छा माहौल बन गया उनका, चलो बेहतर भी हो गया। डीएड वाले में अगर उसमें क्रिटिसाइज किए, हमारे में नहीं आए, तो हम ये बोलते हैं कि हमको सपना आया है। 12-12 तो एक दिन में दिन भर आदमी क्लास लेता है, आप बताओ कि सर ये हमारी मांग है, इसको आप उठाओ, हमारे साथ खड़े हो। हम तब नहीं पहुंचेंगे तब हमारी गलती है। तो मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, कौन बीएड कौन डीएड वाला, कौन सा एक साथी, एक नेता, संगठन का आदमी मुझे पूछा है, बुलाया है, तब फिर मैं अपने आप को गलत मानूं, ठीक है।
चलिए, कुछ भी यार इन लोग का मतलब, मैं तो ये बात समझ गया हूँ, भगवान रामचंद्र से इंसान खुश नहीं है, उनका भी वियोग करा दिया गया, अपने बच्चों का बेचारा वो जन्म लेते हुए चेहरा नहीं देख पाए। हम तो इंसान ही हैं, हम तो कुछ भी कर ले नहीं गिनाएगा। दिख रहे हैं एकदम, शर्म आना चाहिए, क्लास टीचर हो, टीचर छोड़ो यार, जितना मैं किया हूं ना कोई कर भी ले। जब मैं आंदोलन में गया था तब मेरे पर जांच चल रही थी, मैं आपको एक और सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो 21 जून या उस समय जब हुआ था, सितंबर में शायद, ऑलरेडी 4 राउंड जांच चली है। आंदोलन में तब गया हूं मैं, उसके बाद 3 राउंड और जांच चली है, और आंदोलन में जाने के कारण मेरे ऊपर फाइन ठोका गया है, ठीक है। लगभग लगभग मैंने 1 से 1.5 लाख रुपए पे किए उस एक इंसिडेंट के लिए। कभी बोलने नहीं आया मैं कि ये सब चीजें हुई, 8 धाराएं लगी थी, ठीक है। पर मैं कभी आज तक कोई ऑफलाइन ऑनलाइन वाला एक बार मैं ये बात बोला हूंगा कि मेरे ऊपर 8 धाराएं लगी थी, नहीं बोलना है, क्योंकि मैं झेल जाऊंगा, मुझे पता है, तो क्यों बच्चों को बताना है। पर यही बच्चे आके लिखेंगे ना कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपका दुकान नहीं चल रहा है, तो लगता है कि यार किस लिए मैं अपने ऊपर धाराएं ले रहा था, किस लिए। कल पुलिस मेरे यहाँ आने वाली है ना, तो मुझे पहले से बता दिया जाता है, ठीक है। ये अच्छी बात है कि अपने लोग अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, 3 दफा ऐसा हुआ भी है, फिर भी मैं आगे बढ़ बढ़ के युक्तिकरण का सबसे बड़ा काम एक्सचेंजर में बना इस पूरे स्टेट में। पर वो चीजें नहीं गिनाएंगी, भोकोलोलो टाइप का तो बुद्धि है इन लोग का, कितना भी करो कुछ नहीं कम है। तो संचरण हेतु माध्यम क्या है? अनिवार्य नहीं है। इसमें संचरण हेतु माध्यम क्या है? अनिवार्य है, ठीक है। साइंस वालों के लिए जबरदस्त पोस्ट आएगा, टेंशन फ्री रहिए, और विज्ञान प्रयोगशाला का भी आएगा। तो ये अंतर हो गया। अरे अभी क्लास ले रहा हूं, हो सकता है रायपुर निकल भी जाऊं, पर ऐसा लिखेंगे तो अब कहाँ जाऊंगा। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और ध्वनि तरंग, अंतर क्या है थोड़ा सा पहले इसको समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोग यहां पर इसको पढ़ लेते हैं। क्या है सर? विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है भैया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए आप लोगों ने ये बात जान लिया, कुछ कुछ पॉइंट साथ में लिखिए। पहला, माध्यम अनिवार्य है कि नहीं है जी? नहीं है जी, माध्यम अनिवार्य नहीं है, मीडियम है तो भी ठीक है। अच्छा, ये माध्यम का क्या मतलब है? माध्यम का मतलब है ठोस, द्रव, गैस, वातावरण। जैसे पृथ्वी पर वातावरण है कि नहीं है? है। तो पृथ्वी पर वातावरण है, इसका मतलब हम लोग बात कर पा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मेरे मुख से आवाज निकल के आपके कानों की ईयर ड्रम से टकरा रही है, और फिर आप उस चीज को सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो। चंद्रमा पर अगर हम चले जाएं, इतना पास पास ही रहेंगे, मैं चिल्ला चिल्ला के भी बोलूंगा ना, फिर भी इस दोस्त को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा पर निर्वात है, वैक्यूम है, वहां पर कोई माध्यम गैस नहीं है, ठीक है। इसलिए चंद्रमा की सतह ना जले हुए गन पाउडर की तरह दिखती है, क्योंकि वायुमंडल था नहीं, तो सूर्य की जो किरणें हैं सीधे चंद्रमा के सतह से टकराई, और पूरे सतह को जला के, जला हुआ राख जैसा होता है ना, वैसा ही तो दिखता है ना आपका चंद्रमा। दूर से तो आपको सुंदर सा दिखता है, और गर्लफ्रेंड लोग को बोलते रहते देखो चांद जैसी दिखती हो तुम, है ना। आप गूगल उसका पिक्चर खोल के देखना, चंद्रमा जला हुआ दिखेगा। तो कोई लड़की पढ़ी हुई साइंस वाइंस वाली तो फिर तो थप्पड़ मार देगी, मैं जली हुई दिख रही हूँ तुमको। जबकि चंद्रमा जल गया है, हकीकत यही है, क्योंकि वहां वातावरण और सूर्य की किरणों ने उसके पूरे ऊपर के सतह को जला दिया है, ठीक है। पर पृथ्वी के साथ ऐसी घटना हुई क्या? नहीं। पृथ्वी पे पानी दिखता है, पृथ्वी पे पेड़ पौधे दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर वातावरण है। तो मेरा ये बोलना है कि ध्वनि तरंग की हम बात कर रहे हैं, ध्वनि हम पृथ्वी पर बात कर पा रहे हैं, चंद्रमा पर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि चंद्रमा पर माध्यम, तो ध्वनि तरंग माध्यम पर निर्भर किया कि नहीं किया? किया। पृथ्वी पर ध्वनि संचरण हो रहा है, मुख से निकल के आपके कानों तक पहुंच पा रहा है, चंद्रमा पर नहीं हो रहा है। मतलब ध्वनि तरंग कैसा तरंग निकला जी? ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग निकला, जिसके संचरण के लिए माध्यम अनिवार्य है, बिना माध्यम के वो काम नहीं करेगा।
तो आप बोलोगे सर चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट लोग कैसे बात करते हैं? तो उनका सूट रहता है, सूट के अंदर स्पीकर माइक लगे रहता है, वो उससे बातचीत कर पाते हैं। ठीक है, हॉलीवुड की मूवीज देखे होगे, सूट का कैप खुलता है, डीप कर देता है, मतलब आप उनको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ठीक, पर प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश क्या सूरज पृथ्वी पर आ रहा है? सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर आता है? आ रहा है सर। चंद्रमा पर जा रहा है? जा रहा है सर, हर जगह जा रहा है, पूरे सौर मंडल के हर हिस्से में जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो पृथ्वी पर भी आ रहा है जहां माध्यम है, मीडियम वातावरण है, और चंद्रमा पर भी जा रहा है जहां वैक्यूम है, कोई वातावरण नहीं है। इसका मतलब सनलाइट कैसा तरंग हो गया? विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया। कैसा तरंग हो गया? विद्युत चुंबकीय तरंग। आ रहा बात समझ में? इट्स ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरा पॉइंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं जितने भी, बहुत सारे होते हैं, कोई एक दो नाम बताओगे? एक्सरे और गामा रेडिएशंस और अल्फा बीटा नहीं होते हैं, और वेरी गुड। ठीक है, तो आप यहां से ये बात समझिए कि भैया जो विद्युत चुंबकीय तरंग है केवल प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऐसा मत मानना। अभी मैं पूरा लिस्ट लिखवाऊंगा और उस पर क्या क्या क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं वो भी बताऊंगा। याद रखना कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक खास बात है, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज किसकी गति है? भौतिक राशियों में सबसे तेज किसकी गति है? प्रकाश की गति। भौतिक राशियों में पूछा, ऐसे बोलोगे तो मन की गति तो उससे भी तेज है। मैं पेरिस में हूं, अभी मैं जर्मनी चले गया, अब मैं हिंदुस्तान में मुंबई घूम रहा हूं, मैं चंद्रमा पे टहल रहा हूं, तो मन तो कहीं भी पहुंच जा रहा है, वो तो प्रकाश से भी फास्ट है। वो तो मैं प्लूटो पे चले गया, और प्रकाश, सूर्य प्रकाश को प्लूटो पे जाने में कई साल लग जाएंगे। क्लियर है? पर मन तो अपना अभी चले जा रहा है। तो मन की गति तेज है, पर मन कोई भौतिक राशि नहीं है, वो कल्पनाशील चीजें हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जितने भी होते हैं ये प्रकाश की गति से गमन करते हैं, याद रखना। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए निम्नलिखित में से किसकी गति तीव्र है, या गति का क्रम बताइए, और ऑप्शन डाल दे एक्सरे, प्रकाश किरणें और पराबैंगनी किरणें, और आप लोगों को बोल दे सभी सही है, ये सभी की वेग एक बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए जितने विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी गति से गति करेंगे? प्रकाश की। तो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति खाली प्रकाश की गति है ऐसा नहीं है। जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे आएंगे, सब प्रकाश के ही बराबर गति से गतिमान होंगे। अब कितने हैं? अब ये कितने हैं तो आप पहले तो प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं बताओ तो। प्रकाश कितने प्रकार के हैं? मैंने बोला ना, हम अभी ऑप्टिक्स में घुस ही नहीं रहे, आज हम पूरा प्रकाश पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश कितने प्रकार के हैं? 3। कौन कौन से? पहला है आप लोग का, जिसका नाम सुनते हुए आप लोग विबग्योर, ये क्या है हमारा? रेड, और ये मेरा क्या है? वॉयलेट। ये प्रकाश हम लोग को दिखाई देता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश। क्या नाम देते हैं सर? इंग्लिश से बोलते हैं विजिबल लाइट या विजिबल रे, दृश्य किरण। ठीक है, अब याद रखना, रेड के ऊपर इंफ्रारेड, रेड के ऊपर वॉयलेट, के नीचे अल्ट्रा वॉयलेट। ट्रिक याद रहेगा, रेड के ऊपर इंफ्रारेड को हम क्या नाम देते हैं? तो इसको आप नाम याद रखना अवरक्त प्रकाश। कौन सा प्रकाश? और ये कौन सी प्रकाश है? पराबैंगनी। तो आगे से आपसे पूछा जाए प्रकाश कितने प्रकार के हैं, तो भैया 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? अवरक्त प्रकाश, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश। और इन तीनों के अपने अलग अलग महत्व हैं, इन तीनों के अपने अलग अलग उपयोग हैं। अवरक्त प्रकाश जो है, इसमें ऊष्मीय गुण पाया जाता है, थर्मल कैपेसिटी पाई जाती है। इसलिए एक सवाल पूछा जाएगा कि धूप में कपड़े सुखाए हो सब लोग, तो धूप में कपड़े किस प्रकाश के कारण सूखता है? एसएससी का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन में डाल देगा अवरक्त प्रकाश, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, निम्न में से कोई नहीं। तो जवाब क्या लेना है? अवरक्त प्रकाश। धूप में जो कपड़े सूख रहे, कपड़ा सूखना मतलब उसमें गुण की बात हो रही है। अवरक्त प्रकाश, आप धूप में निकलते हो, आपको गर्मी का एहसास होता है? रात को होता है क्या? क्योंकि रात को कोई सनलाइट नहीं है, सूर्य की किरणें नहीं है, तो कोई गर्मी भी नहीं है।
तो सूर्य की प्रकाश एक साथ 3 रूपों में धरती पे पहुंच रही है। अवरक्त, जिसके कारण गर्मी लग रही है, कपड़े सूख रहे हैं। और दूसरा क्या है? दृश्य प्रकाश, जिसके कारण हम देख पाते हैं। जहां सूर्य भगवान उदित होते हैं सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। रात्रि में दिखता है क्या? क्यों नहीं दिखता है? दिन और रात में क्या अंतर है? बस सनलाइट का अंतर है। दिन में सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं, रात में, ठीक है। और तीसरा है पराबैंगनी प्रकाश। ये भी प्रकाश का एक घटक है, पर आपको पता है हमारे समताप मंडल में ओजोन लेयर का एक पूरा रेंज है, 17 किलोमीटर से 35 किलोमीटर, मतलब 18-20 किलोमीटर मोटा लेयर है, जो इस हानिकारक किरणों को अवशोषित करके हमको बचाता है। क्योंकि ये क्या है? बीमारी का घर है, ठीक है। तो आपने प्रकाश के 3 रूप जाने और सबका उपयोग भी जाना। और रक्त प्रकाश का क्या उपयोग है? धूप में कपड़े सुखाना, या जो सोलर सेल जो आपका काम कर रहा है, सारे सोलर डिवाइसेस पूछा जाएगा, सारा सोलर डिवाइस नया सवाल बना सकता है। सोलर डिवाइसेस प्रकाश के किस रूप पर आधारित है? और रक्त प्रकाश। क्यों? क्योंकि सोलर डिवाइसेस में क्या हो रहा है? सूर्य की किरणें आ रही हैं, वो गर्मी पैदा कर रही हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, उस पर सिलिकॉन और जर्मेनियम की लेयर लगी हुई है, तो उसका प्रतिरोध घटता है, करके धारा बनती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से सोलर डिवाइसेस भी किस पे काम कर रहे हैं? प्रकाश के अवरक्त व्यवहार पे काम कर रहे हैं, दृश्य व्यवहार पे काम। कभी सोचे थे इस टाइप का? नहीं सोचे थे। अब सवाल बना के पूछ दिया तो सोलर डिवाइसेस किस पे काम कर रहा है? ऑप्शन में इसको सजा देगा। अब हे दाई हे दादा करने लगोगे, बहुत टफ पेपर पूछे रही सही, ठीक है। अब इसके नीचे आइए, अल्ट्रावायलेट के नीचे आपका आता है सर एक्सरे, एक्सरे के नीचे आता है सर आपका गामा रेस, उसके नीचे आएगा कॉस्मिक रेस, जो तारे सितारों से निकलती हैं। कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन। तो चलो कॉस्मिक रेस, कई जगह कॉस्मिक रेस को अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में नहीं भी लेते हैं, पर चलो हमने ले लिया। अभी अभी जस्ट रिसेंटली, शायद आपका परिचारक में ही कि कहाँ, तो मैं एमसीक्यू करा रहा था ना, तो ये सवाल आया था। देखो इंफ्रारेड के ऊपर आता है सर माइक्रोवेव्स। कौन सा वेव्स? सबको दिखाई तो दे रहा है? पीछे दिख रहा ना? ये वाला कलर नहीं दिख रहा होगा तो बताइएगा। और इसके ऊपर आता है सर रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स। सवाल कितने बनते हैं? ये जो मैं एक लिस्ट आपको लिखवा दिया हूं ना, ये पूरा क्वेश्चन का जोन है। अक्सर इस पे सवाल आएगा। एसीएफ ओसीएफ के हर साल के पेपर में इस पे सवाल आए। एसीएफ समझ रहे हो ना? वन विभाग का पद है, बहुत बड़ा पद होता है, ठीक है। तो अब ये बात समझिए, आपसे एक सवाल पूछ देगा, माइक्रो ओवन, माइक्रो ओवन में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? माइक्रोवेव्स का। कौन सा? माइक्रोवेव्स को शॉर्टकट में हम क्या नाम देते हैं सर? सूक्ष्म। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, और वेव्स का मतलब, बाकी रेडियो वेव्स को रेडियो तरंगे बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आपसे पूछेगा कि माइक्रो ओवन में किस प्रकार के प्रकाश का उपयोग किया जाता है? माइक्रो ओवन जो डिवाइस होता है ना, जिसमें खाना हम जल्दी गर्म करते हैं या बनाते हैं, तो उसमें किस प्रकार की डिवाइस का उपयोग, सॉरी प्रकाश किरणों का उपयोग किया जाएगा? जवाब लेगा दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, निम्न में से कोई नहीं। क्या जवाब लोगे? तो अवरक्त के पास है ना माइक्रोवेव्स, तो माइक्रो ओवन में जो आप लाइट का यूज कर रहे हो वो कौन सी लाइट है? अवरक्त, क्योंकि वो ऊष्मा देके खाना पकाने का काम कर रहा है। ऊष्मा का गुण किस प्रकाश के पास है? अवरक्त प्रकाश के पास है। तो माइक्रो ओवन में कौन सा प्रकाश है? अवरक्त। ये सवाल अभी रिसेंटली आप लोग के बिहार शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन है, ये TRE 3.0 का। पर हम वहां सोचे नहीं रहते हैं, जहां से वो क्वेश्चन बना के दे देगा। वो तो छाटने बैठा है ना आपको, लाखों की भीड़ से कुछ लोग को बस उसको अंदर लेना है, सबको बाहर फेंकना है। तो सोच पा रहे हो? एक नया वर्सेटाइल हमारा जोन क्रिएट हो रहा है दिमाग में। अच्छा, इसमें एक जो और सवाल पूछता है, प्यारे साथियों यहां ध्यान से देखना, वॉयलेट रेडिएशन, नहीं, प्रकाश 3 प्रकार के हैं। माइक्रोवेव्स अवरक्त प्रकाश का रूप है, ठीक है, उसका एक रूप हो जाएगा, मान सकते हो, ठीक है। पराबैंगनी के अंदर में ये जोन आ जाएंगे, बट ऐसे एकदम रिलेट नहीं करना है, सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। जैसे हम होमोसेपियंस हैं, तो हम होमोसेपियंस एक जाति हो गए। अब उसी के अंदर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, दलित है, सब बटे पड़े हैं,
ठीक है, उनका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ बस है कि हम होमोसेपियंस है, वो पैंथेरा टाइग्रिस है, वो मैंगीफेरा इंडिका है। अब मैंगीफेरा इंडिका में मतलब आम में आप चौसा भी खाते हो, आप बैगन फली भी खाते हो, सब उसके क्या है, ब्रीड है, जैसे हम हिंदू मुस्लिम ब्रीड है। ठीक है, पर प्रकाश अगर पूछा जाए तो प्रकाश के कितने रूप, 3 रूप। ये सब और एक्स्ट्रा वाली बातें हैं, नया बात सिखा रहा हूं। वॉयलेट रेडिएशन का जो तरंग दैर्घ्य आता है वो कितना आता है भैया, 400 नैनोमीटर, या इसी को आप 4000 एर्मस्ट्रॉन्ग बोलेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के एसीएफ 2016-17 दोनों पेपर में आया। अभी शिक्षक भर्ती हुई थी सीजी टेट का पेपर, उसमें आया था, आंसर गलत लिया गया था आयोग के द्वारा। रेड रेडिएशन जो होता है, लाल प्रकाश, इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 700 नैनोमीटर लिया जाता है। एक्चुअल में ना 770 होता है, स्टैंडर्ड किताबों में पढ़ोगे तो 770 रहेगा, पर चलो हम लोग राउंड फिगर ले रहे हैं, 400 और 700। 700 नैनोमीटर या इसी को 7000 एर्मस्ट्रॉन्ग बोलेंगे। एर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है तो मैं लिख दे रहा हूं भाई, यहां नोट करके पॉइंट लिख रहा हूं कि भैया 1 नैनोमीटर अगर बोला जाए तो 10⁻⁻9 मीटर, और 1 एर्मस्ट्रॉन्ग बोला जाए तो ये होता है 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर। और ये किसके बराबर होता है, परमाणु आकार के बराबर। जो एटम का जो साइज आता है ना, एटॉमिक साइज, वो एर्मस्ट्रॉन्ग में नापा जाता है। एक और पॉइंट बढ़ा दे रहा हूं, सर अगर मुझे नाभिक का आकार चाहिए तो नाभिक परमाणु से 1 लाख गुना ज्यादा छोटा है। तो अगर आपको नाभिक का आकार चाहिए तो वो है 10⁻15 मीटर, जिसको आप 1 फर्मी मीटर बोलोगे। क्या बोलोगे, 1 फर्मी मीटर। तो ये कुछ स्पेशल हमारे नोट्स हो गए। ठीक है, चलिए सब लोग साथ में लिखते चलिए, नोट कर करके जो पॉइंट करा रहा हूं ये सब आए हुए सवाल ही रहते हैं। अभी इस बोर्ड पे जितनी चीजें होंगी पूरा क्वेश्चन का जोन रहेगा ना, एकदम भर भर के क्वेश्चन आएंगे। तरुणा पूछ रही है विज्ञान प्रयोगशाला में डीएड बीएड नहीं लेता क्या, प्लीज बता दो कोई। नहीं तरुणा जी, विज्ञान प्रयोगशाला में कोई बीएड डीएड की जरूरत नहीं है, वो व्यापम का अलग एग्जाम है। हाँ, उसमें विद्यालय में आपको नौकरी करने मिलती है। मैं हट जाऊं, चलो सोच सोच के पढ़ पा रहे हैं, रटने का नहीं है, आराम से जानना है। तो अभी ये नया क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन देख के बड़ा खुश हुआ था कि इस प्रकार का आजकल पूछा जा रहा है। माइक्रो ओवन में कौन सी प्रकाश किरण उपयोग की गई। डोमेस्टिक पर्पस के क्वेश्चन है। धूप के चश्मे पहनते हो, कौन से ग्लास से बना है। अभी आप लोगों को परिचारक में भी शायद इस टाइप का, अच्छा नहीं मैराथन कराया था उसमें मैं करा रहा था, या घरों में आप लोग रसोई में कांच का बहुत सारा यूज करते ना, मॉड्यूलर किचन में पूछ देगा वो कांच कौन सा है। ठीक है, धूप के चश्मे किससे बनते हैं। तो ये सब हमारे डेली यूज की चीजें हैं, हम रोज यूज करते हैं, पर हम इनके बारे में जानते नहीं है कि धूप के चश्मे क्रूक्स ग्लास, कौन सा ग्लास, क्रूक्स ग्लास। क्रूक्स क्यों, क्योंकि वो पराबैंगनी किरणों का अंदर नहीं जाने देता, और धूप में आपको पता है पराबैंगनी किरणें हैं, आपकी आंखों में जाएंगी तो आपकी आंखों को डैमेज करेंगी, इसलिए हम लोग जो चश्मा पहनते हैं वो क्रूक्स ग्लास का है। आप लोग मगर क्या करते हो, 50 रुपये वाला फाइबर का चश्मा उठा लेते हो, सस्ता दे दो भैया। भैया इतना इंटेंस धूप हो रहा है, 45-50 डिग्री पहुंचा रहा है टेम्परेचर, एक बार चश्मा लेना है 6 महीने यूज करना है, थोड़ा अच्छा लेना, 200-400 रुपये का ले लेना, पर सस्ता बोल के ना 100 रुपये वाला लोगे, आंखें खराब होंगी, आपका कई लाख का नुकसान है वो। ठीक है, चलिए आइए, क्लियर हो गया यहां तक। अब सोचो मेरी बात को, मैं क्या सोचवाना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं, एक पॉइंट और लिखवा रहा हूं, पॉइंट नंबर 4, कि सर जो आवृत्ति होता है वो आवृत्ति, ये क्या है सर, आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश का वेग बटा तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मेरा अर्थ यह है दोस्तों कि आवृत्ति और आवर्त काल में, सॉरी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध आया, तो व्युत्क्रमानुपाती आए। इसका मतलब जब तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, तब उसका आवृत्ति घटेगा, पहला रूल। अनदर रूल कि जिसने क्वांटम फिजिक्स बनाया मैक्सवेल प्लांक ने, तो मैक्सवेल प्लांक ने अपना एनर्जी का इक्वेशन देते समय ये बात कहा कि किसी भी प्लेनेटरी बॉडीज या जो भी हमारा अलग से सिस्टम है, तारे सितारे, जो ऊर्जा निकलती है
वो ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी को मिल रही है, बोलो हाँ या ना? अरे मिलती है ना? किस फॉर्म में मिलती है? क्या ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट सूरज की एनर्जी पृथ्वी पर आ रही है क्या? नहीं, सूरज की एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है? पैकेट्स के फॉर्म में आती है। मान लीजिए ये सर हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा सन है। सन से जो पृथ्वी को जो एनर्जी आ रही है ना सर, ये जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, ये एक्चुअल में सोलर विंड्स के फॉर्म में आती है, और वो पृथ्वी को जला देने के लिए काफी रहती है। पर हमारी पृथ्वी आज तक अपने आप को अस्तित्व में कैसे बना के रखी है? क्योंकि पृथ्वी के दो पोल है, नॉर्थ पोल और आपको पता है नॉर्थ पोल साउथ पोल की ओर क्या रहता है? चुंबकीय बल रेखाएं कार्य करती हैं। पृथ्वी अपने आप में एक चुंबक की भांति कार्य करती है। तो जो सोलर विंड आती हैं, इनके रास्ते में जो पड़ गया उसको खाक कर देंगी। एक सेकंड के कई करोड़वें हिस्से में अस्तित्व मिट जाएगा। पर हम आज तक पिछले 4.5 करोड़ साल से अपने आप को अस्तित्व में बना के रखे हैं। 3.7 बिलियन ईयर। झारखंड पीएससी में अभी 2025 में ये क्वेश्चन आया कि पृथ्वी की आयु कितनी है, या पृथ्वी पे जीवन, पृथ्वी की अगर आयु पूछ दे, या अभी जेपीएससी का क्वेश्चन था, झारखंड पीएससी का, अगर पृथ्वी की आयु पूछे तो सर इट विल बी 4.6 बिलियन ईयर, ठीक है, बिलियन ईयर। और पृथ्वी पर जीवन अगर पूछा जाए तो जब से पृथ्वी बनी है तब से जीवन है क्या जी? नहीं है ना। तो पृथ्वी पर जीवन बोलते तो 3.7 बिलियन ईयर, मतलब लगभग 3.7 करोड़ साल पहले हमारे पृथ्वी पर जीवन आया। और पृथ्वी कब आई है? 4.6 करोड़ वर्ष पहले। 1 करोड़ साल का समय लग गया पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को। क्लियर हुआ? इस बीच में पृथ्वी 6 बार नष्ट हुई है, अपने आप को वापस अस्तित्व में लाई है। एक बार तो डायनासोर जैसे बड़े बड़े जानवर थे, सुने होंगे कहानी, एक बड़ा सा उल्का पिंड आके पूरा पृथ्वी खत्म कर दिया, सारे जीव जंतु मर गए। मगरमच्छ, छिपकली, ये कुछ कुछ बच गए जो सब पानी के अंदर घुस पाए। मतलब पृथ्वी आपको जिंदा रखने के लिए कितना मेहनत कर रही है। जीवन के आरंभ होने में कितने साल लग गए? साफ डाटा दिख रहा है, कितना अंतर है? 90 लाख, 1 करोड़ साल का। और जीवन खत्म करने में हमको कितना लगता है? 90 सेकेंड। ये दिल क्यों तोड़ा मैं फिर भी तुझको चाहूंगा, चाहत में पंखे पे लटकाऊंगा। निपट गए, ठीक है। गलती है ना इंसान की भैया। एक तो सबसे सभ्य दिमाग लेके हम पैदा हुए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, साला 1-1 करोड़ सभ्यता का निशानी हम लोग हैं, और ये दिल क्यों तोड़ा में हम निपट जाते हैं। ठीक है। मैं हमेशा बच्चों को ये बात बोलता हूँ कि भौतिकी इस बात का पालन करती है, जैसे मान लो ये पेन गिरेगा और बीच से टूट जाएगा, जैसे आपका दिल टूटता है, तो ये कितने हो जाएंगे? बस। नाउ यू हैव 2 हार्ट, गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ 2 डिफरेंट पीपल्स। मतलब एक बार दिल टूटा, अब आपके पास 2 दिल है, 2 बार टूटा, 4 दिल है, 4 लोगों को मौका दो, ठीक है। एक के पीछे काय को रहने का? 8-10 बार दिल तोड़ो, 20-25 लोगों को मौका दो, खुश रहो, लोगों को भी खुश रखो। हाँ तो क्या, मरो मत, बस मैं इतना कह रहा हूं। अब मेरे बात, ये बात समझो, एक छोटा सा फैक्चुअल पॉइंट बता दिया कि ये जो सोलर विंड आती हैं, ये पृथ्वी का नुकसान क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं इन विंड्स को इधर से या इधर से बाहर कर दे रही हैं, रक्षा कवच की तरह काम कर रही हैं, चक्रव्यूह की तरह अंदर प्रवेश, इसलिए हम जिंदा हैं। तो पृथ्वी हमको रोज जिंदा रखने के लिए बहुत प्रयास करती है। अब मैं ये बोल रहा हूं, ये जो सोलार विंड्स आती हैं, ये सोलार विंड्स एक्चुअल में पैकेट्स के फॉर्म में आती हैं। किस फॉर्म में आती हैं? बंडल। जैसे पार्ले जी का बंडल देखे हो, तो पार्ले जी के बंडल में 10 रुपए वाले पैकेट में आप 16 बिस्किट गिनोगे, ऐसा जो भी रहता है, अभी महंगा हो गया है। तो वो पैकेट्स के फॉर्म में जो आते हैं उनको हम नाम देते हैं सर फोटोन। क्या नाम देते हैं? इसी फोटोन को एक और नाम देना है सर, क्वांटा। क्या? क्वांटा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहीं से क्वांटम फिजिक्स का आधार बना था। और क्वांटम फिजिक्स, जो अपना क्वांटम फिजिक्स है, ये किसने बनाया था? देखो हम पढ़ रहे हैं लाइट, पर लाइट में ही मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया? तरंग। तरंग का चैप्टर जब पढ़ने जाओगे इतना ही पढ़ोगे, लगभग पूरा तरंग हम खत्म करने जा रहे हैं इसी पर इंट्रोडक्शन क्लास में। चैप्टर है ऑप्टिक्स, पूरा वेव खत्म कर दूंगा। एक एक क्लास में आप इतना नॉलेज ले लोगे कि पूरा का पूरा चैप्टर क्लोज होते जाएगा। ठीक है, लोडेड तो नहीं लग रहा ना? ज्यादा इजी है? ज्यादा लगेगा बताना, ठीक है।
मैं भावनाओं में थोड़ा बह भी जाता हूं कई बार। आपसे पूछा गया क्वांटम फिजिक्स के जनक कौन? क्वांटम फिजिक्स के जनक कौन? हाँ, मैक्सवेल प्लांक। इनका नाम क्या है? मैक्स। अच्छा, प्लांक ने जो सिद्धांत दिया, प्लांक ने क्या सिद्धांत दिया कि ये जो फोटॉन्स की जो एनर्जी आ रही है वो एक्चुअल में उनकी आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। और जब आप इस इक्वेशन को यूज करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आप इस इक्वेशन को यूज करते हो, E इक्वल टू एच म्यू। केमिस्ट्री में पढ़ते हो, मॉडर्न केमिस्ट्री में या एटॉमिक केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हो, मतलब साइंस के दोनों सेक्शन में है। एच क्या है भैया? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है? और इसकी वैल्यू याद रखना, शिक्षक भर्ती में एक बार आ चुका है, सीजी टेट में डायरेक्ट कई बार कांस्टेंट की वैल्यू पूछ देता है। यूनिट भी याद रखना, जूल सेकेंड, नोट कर लो। 13 बिलियन ईयर हमारे कहना चाहिए कि सौर मंडल के विस्तार का या सूर्य का जन्म काल का समय है। मैंने पृथ्वी के लिए बताया है। अभी ये जेपीएससी का क्वेश्चन आया है, बोलोगे तो मैं दिखा भी दूंगा आपको सामने से। वहां मेरे एक अंकल जी वो लगे ना, अभी कमिश्नर लगे हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर। तो क्या होता है, घर और में कोई भी अधिकारी बन जाता है ना, तो टेंशन अपने ऊपर ज़्यादा आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मैं इसलिए अपने गांव नहीं जाता, क्योंकि मेरे गांव में हर तीसरे घर में एक आईएएस ऑफिसर है। ऑलमोस्ट 12 आईपीएस, 9 आईएएस भी हैं, और बाकी तो छोड़ ही दो, यूपीएससी बस का मैं गिनवा रहा हूँ। हमारे घर के बगल वाला घर है, 5 भाई हैं, एक मजिस्ट्रेट है, एक आईएएस है। दुख लगता है, पता है दिल से दुख लगता है। हाईटेक है थोड़ा गांव। चलिए, हो गया। अब आइए, फिर से हम यहाँ आ रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ क्या है भैया, कि एनर्जी आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती है। बोलो हाँ या ना, थोड़ा जोर से बोलो। ठीक है, इसका मतलब आवृत्ति और आवृत्ति तरंग दैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती थी, अभी अभी पढ़े थे। तो ऊर्जा तरंग दैर्घ्य की क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। अब यहाँ पर हम लोग जो जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, यहाँ कितने हो? 400 पे। यहाँ ऊपर आते आते क्या हो गया? 700। और ऊपर जाओगे और ऊपर बढ़ेगा। कहने का अर्थ ये है, कहने का अर्थ ये है कि आप जितना ऊपर जा रहे हो, देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाने पे जो हमारा रेडियो वेव्स आएगा, इसका तरंग दैर्घ्य क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, हाँ या ना? वहीं कॉस्मिक रेज या गामा रेडिएशंस हैं, इनका तरंग दैर्घ्य क्या आएगा भैया? अच्छा, जिसका तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम आया है उसकी आवृत्ति कैसी आएगी? मिनिमम आएगी, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, है ना? ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। भारत पाकिस्तान संबंध है, मतलब यहाँ बम गिर जाए पाकिस्तान में तो हम लोग खुश हो जाते हैं, हमारे यहाँ गिर जाए वो लोग खुश हो जाते हैं। अब ये बताओ, जिसकी आवृत्ति मिनिमम है उसकी ऊर्जा के साथ में क्या बोल रहे हो? एनर्जी हाई किलो। एनर्जी आवृत्ति के क्या है? समानुपाती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी एनर्जी भी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी एनर्जी भी। तो भैया यहाँ से आप ये बात समझ गए कि जो हमारा रेडियो वेव्स है वो क्या है? मिनिमम एनर्जी शो करेगा। इसीलिए जो रेडियो वेव्स होते हैं ना, उनको बहुत कम एनर्जी चाहिए, एनर्जी बहुत कम चाहिए। और वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, मैक्सिमम है। वेवलेंथ क्या होता है? एक लाइट जब ऐसा पूरा एक अपना फ्लो कवर करता है ना, तो ये जो दूरी आती है इसको हम उसका तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, मतलब तरंग लंबाई, कितना लंबा गया। तो जो हमारी रेडियो वेव्स हैं बहुत कम एनर्जी के साथ बहुत लंबी दूरी तय करती हैं। एक डिवाइस का नाम सुने होगे तुम लोग, जो पहले खूब चलता था, रेडियो। हमारे फादर लोग का जनरेशन रेडियो का जनरेशन था, फिर टीवी का जनरेशन आया। दादा लोग तो रेडियो में जिए हैं, पापा लोग में टीवी आ गया था, और हम लोग एंड्रॉयड वाले हो गए हैं, है ना, मोबाइल वाले हो गए हैं। तो रेडियो वेव्स में प्रसारण कहाँ से होता था? दिल्ली से। और कहाँ सुन रहे हैं? केरल में। आप बीबीसी चैनल का नाम सुने होंगे, इट्स ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। न्यूयॉर्क से या ब्रिटेन के लंदन से प्रसारण हो रहा है,
और हम हिंदुस्तान में सुन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस डिवाइस में कौन सा तरंग उपयोग किया जा रहा है? रेडियो तरंग। इसलिए डिवाइस का नाम क्या रखा गया? रेडियो। वहां पर रेडियो तरंगे होती हैं जो लंदन से इंडिया में महज कुछ सेकंड में सफर तय कर लेती हैं। आप उसका वो सेट करते हो ना फ्रीक्वेंसी, 94.3 रेडियो मिर्ची, 100.3 माई एफएम, तो वो उसका क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होता है। क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी जोन। वो उसी फ्रीक्वेंसी पे वो चैनल आएगा। रेडियो ऑडियो यूज किए ना? नहीं किए हो? मैं तो उम्मीद कर रहा हूं आज से 5 साल बाद वालों को मैं ये बात पूछूंगा तो बोलेंगे सर ये क्या है। तुम लोग तो जानते होगे। कभी एफएम चलाए हो? नहीं चलाए हो? वो तुम नए जमाने की लड़की है तू, ठीक है। हम लोग बूढ़ा डोकरा डोकरी हो गए। अब ये बात समझ गए कि रेडियो वेव्स में हम क्या रेडियो में क्या यूज करते थे? रेडियो वेव्स। इसलिए लंदन से भारत आने में उसको कोई समय नहीं लगता था, क्योंकि लंबी दूरी बहुत कम ऊर्जा के साथ चलेगा। वहीं पर गामा रेडिएशंस में इसका वेवलेंथ क्या है भैया? मिनिमम है। वेवलेंथ क्या है? मिनिमम है। थोड़ी देर में करता हूं ना। हेलो, हाँ थोड़ी देर में करता हूं। वेवलेंथ मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम है। और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो एनर्जी भी। तो अगर आप गामा रेडिएशन के सामने ऐसे खड़े हो जाओगे टाइटेनिक बन के, छेद देगा ना आपको, जगह जगह से छीदीलाल बना देगा, ठीक है। पूरा बॉडी को जला सकता है, पेनेट्रेट कर सकता है, विभेद कर सकता है, ठीक है। एक्सरे भी यही सिस्टम पे काम करता है। एक्सरे हमारे स्किन को पार कर लेता है, पर बोन्स को पार, तो जहां भी मेडिकल में चोट वोट लगता है हड्डी वड्डी में, तो डॉक्टर बोलते हैं पहले एक्सरे करा के लाओ। कितना भाई लाइन फ्रैक्चर है, हेयर लाइन है, कि डैमेज हुआ है, कि टूट गई है हड्डी, तो आप एक्सरे कराते हो। तो एक्सरे में होता क्या है कि वो हमारे स्किन को पार कर जाएगा पर बोन्स को नहीं कर पाएगा, वहां फंस जाता है। बस हम उस चीज का फोटो ले लेते हैं तो हमारा बॉडी के अंदर का चीज दिख जाता है कि कितना डैमेज हुआ है। डॉक्टर उस हिसाब से ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि ये क्या है? एनर्जेटिक है, ये पार आपके स्किन को पार कर सकती हैं। बार बार एक्सरे सीटी स्कैन नहीं कराना है, बिकॉज ये रेडिएशंस हैं, अंदर के हमारे सेल्स को मारती हैं। तो अगर आप अपने जीवन में 4-5 बार सीटी स्कैन अगर करा लियो तो आप यकीन करो कि आप 40 पार करके किसी न किसी भयंकर बीमारी का शिकार हो ही जाओगे, ठीक है। चलिए, तो इस एक बोर्ड पे क्या क्या सवाल रखे हुए हैं उस पे हम आते हैं, ठीक है। तैयार रहिए। पहला, प्रकाश तरंगे कितने प्रकार की हैं? 2। कौन कौन सी? विद्युत चुंबकीय तरंगे, यांत्रिक तरंगे। ध्वनि तरंग किसका उदाहरण है? सवाल नंबर 2, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। बेसिकली 2 ले लो, अनुप्रस्थ और एक मैंने अपने से इसमें साउंड वेव को जोड़ दिया, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे, 5वां सवाल, विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे पूरे, ये पूरा लिस्ट है, इस लिस्ट के बाहर नहीं याद रखना है। कौन कौन सी हैं? कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, फिर अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। ये सारी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आपसे ये पूछा जाएगा, एक सवाल दे देगा कॉमन सेंस वाला सवाल। लंदन से रेडियो का प्रसारण हो रहा है और भारत में श्रोता उसे सुन रहा है। इसकी चाल प्रकाश के चाल से संबंध बताइए। ऑप्शन ए ज्यादा है, कम है, बराबर है, कुछ नहीं कह सकते। तो रेडियो वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश भी है, तो इनकी गति लगभग क्या होती है? एक बराबर। एग्जैक्ट तो कुछ नहीं होता, तो जुड़वा बच्चे एक साथ पैदा हुए एग्जैक्ट इक्वल नहीं होंगे, दोनों में अंतर पाया जाएगा, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, बट इनकी चाल लगभग क्या रहेगी? पर हमारे दिमाग में हमेशा के लिए सेट है कि प्रकाश सबसे तेज चलता है, वो ऑप्शन ए में डाल के देगा कि भैया लंदन से इंडिया में आप सुन रहे हो रेडियो तरंगों को, आप क्या मार दोगे? प्रकाश की चाल ज्यादा है और रेडियो तरंगों की चाल कम है, मारोगे? गलत हो जाएगा। आपको लगेगा मैं तो सही बना के आया हूं, चौड़ा होके बाहर निकलोगे एग्जाम सेंटर से, मॉडल आंसर किया आएगा, मुंह पे थप्पड़ मार देगा। आप सोचोगे कैसे गलत हो गया? क्योंकि आपने डीप में जाके पढ़ाई नहीं की कि रेडियो तरंग भी अपने आप में क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, उनकी चाल भी लगभग प्रकाश के चाल के उतना ही समय लगेगा। क्लियर हो रही है बात है?
और क्या सवाल पूछ सकता है? परमाणु का आकार इक्वल, लगभग, नियरली, ठीक है। पर वो डिवाइस पे भी डिपेंड करता है कई बार, ठीक है। जैसे हम लोग रिमोट से अपने टीवी का चैनल चालू चेंज करते हैं टीवी सिग्नल में, तो 1.5 सेकेंड का समय लगता है। थोड़ा समय पॉज मारता है ना चैनल चेंज होने में, तो रिमोट सेंसिंग का वो ड्यूरेशन है, डिवाइस क्या सेंस से कैप्चर कर रहा है। कुछ मोबाइल में आप देखते हो वही 5G नेट स्लो चलेगा, कुछ में बहुत फास्ट चलेगा, प्रोसेसर का डिफरेंस, तो वो सब अलग चीजें हो जाती है, उसमें मैं नहीं जा रहा। प्रकाश कितने प्रकार की हैं? छठवां सवाल, प्रकाश कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार। सातवां सवाल, किस प्रकाश के कारण धूप में कपड़े सूख रहे हैं? सब लोग रिप्लाई करो, किसके कारण? आठवां सवाल, किसके कारण आप देख पाते हो? किसके कारण कैंसर जैसी भयावह बीमारियां होती हैं? स्किन कैंसर जैसी डेडली बीमारियां, अल्ट्रावायलेट, जिसको कौन रोक रहा है? ओजोन लेयर, और वो हमको बचा रहा है, ठीक है। सीडीपी का एमसीक्यू रात को 8:30 बजे होगा, रोजाना होगा 8:30 बजे। अच्छा, आप लोग भी एमसीक्यू सीरीज एक जो 8:30 बजे चलेगा ना यूट्यूब से, उसको रेगुलर देख लेना ना, उसी में 5,000 क्वेश्चन चलने वाले हैं। मतलब वो जब तक भर्ती नहीं होगी तब तक चलेगा, 30-35 क्वेश्चन रोज, ठीक है। सर जी, प्रयोगशाला का आंसर मिल नहीं रहा है। अच्छा, उसको थोड़ा सा दोबारा डाल देंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर एक दो बातें और। प्रकाश के बारे में तो हम पूरा जान लिए, ठीक है। क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग? अब विद्युत चुंबकीय तरंग बोल दिया तो मैंने पूरे विद्युत चुंबकीय तरंग आपको करा दिए, एक एक पॉइंट पे आगे आगे बढ़ रहे हैं, और सबके बारे में बता दिया। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति सवाल बना बना के कूट में प्रश्न बना देगा, ऑर्डर अरेंज करने बोल देगा, जैसे आजकल आ रहा ना ऑर्डर अरेंज करने वाला, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, नीला प्रकाश, पीला प्रकाश, लाल प्रकाश, बैगनी प्रकाश। बोलेगा आवृत्ति के बढ़ते क्रम में सजाइए। आवृत्ति किसकी ज्यादा होगी? बैगनी की। बैगनी की आवृत्ति, क्योंकि तरंग दैर्घ्य कम है, और लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या है? ज्यादा है, आवृत्ति कम है, ऊर्जा कम लगेगा। इसलिए जितने भी हजार्डियस सिग्नल्स बनाए जाते हैं खतरे के, वो हमेशा किस रंग के होते हैं? लाल। अगर मान लो मैंने रेलवे ट्रैक के सिग्नल को लाल को हटा के बैगनी लगा दिया, तो लाल बहुत दूर से दिखाई देता है। मोबाइल टावर का देखे होगे, टीवी टावर, मोबाइल टावर, ऊपर से लाल छोटा सा बत्ती जलता है, वो आप 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से देख लेते हो, है ना। कई गाँव में वो सिग्नल रहता है, मेरे को वहीं पहुंचा दो भैया, वो जो टावर का लाइट दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि गांव में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें नहीं रहती हैं। पर अगर मान लो लाल सिग्नल दूर से दिखता है, तो भैया ट्रेन चला रहा है लोको पायलट, दूर से दिख जाएगा कि भैया ट्रैक में रेड सिग्नल है, मतलब अपने को गाड़ी रोकना है। इस गलती में नौकरी जाती है ना। अगर रेड सिग्नल है, गाड़ी रुकनी चाहिए, आपने अगर थोड़ा सा भी आगे गाड़ी बढ़ाया है, हो सकता है गाड़ी टकरा जाए, बड़ा इंसिडेंट हो जाए। तो जो भी लोको पायलट ये छोटा सा गलती भी अपने पूरे सर्विस में करते हैं, तत्काल उनकी नौकरी चले जाती है, इसमें माफी नहीं है। इसलिए रेलवे में कभी भी आई टेस्ट को बहुत सीरियस लिया जाता है, वहां घूस नहीं खिला पाओगे। आंखों का टेस्ट, रेटिना, आपको चश्मा लगाया रेलवे नौकरी नहीं देगी, और लोको पायलट तो कभी नहीं बनाएगी, क्योंकि भैया जिसको कलर ब्लाइंडनेस रहता है उसको लाल कलर दिखता ही नहीं है, पता चल रहा है ट्रेन चला रहा है यही आदमी, लाल हरा समझ के चला दिया, आगे ले गया अपने साथ कम से कम 2000 लोग को। तो यही चीज है कि भैया रेड सिग्नल बनाए जाते हैं क्योंकि दूर से दिखते हैं। अगर मान लो उसकी जगह पे मैं बैगनी सिग्नल बनाऊं, इसी कमरे में अगर मैं इस लाइट को पर्पल कलर का रख दूं, उसकी रोशनी आपको दिखाई देगी, ट्रेन पहुंच जाएगी, तब लोको पायलट को दिखेगा अच्छा पर्पल था, रुकने का था। खैर अब तो देर हो चुकी है, जय भगवान। निपट नहीं है अब सबको। इसलिए सिग्नल हमेशा क्या बनाए जाते हैं? खतरे का निशान लाल, ये गुण के कारण। सर्सन रीजन का क्वेश्चन इसके ऊपर उठा देगा, खतरे के निशान लाल बनाए जाते हैं, रीजन में डाल देगा क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, 4 ऑप्शन सजा देगा, ए और बी दोनों सही है, वो उसका स्पष्टीकरण है, नहीं है, एक गलत एक सही, ऐसा कर देगा। तो नए नए सवाल कैसे फॉर्म होंगे समझ में आ रहा है? चलो, अब यहां पर आप देखिए, ये वाला पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट परफेक्टली, ये बच गया है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। अब आते हैं सर हम अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्घ्य तरंग पढ़ने, ठीक। अब हम कौन सा तरंग पढ़ेंगे? यांत्रिक तरंग भैया। कौन सा तरंग? यांत्रिक तरंग।
अब यांत्रिक तरंग में भी आपसे अगर मैं पूछूंगा कुछ सवाल का, मेरे जवाब देना, कुछ नहीं याद करना है, फ्लो करते रहो। साइंस ऐसे ही होता है भाई, सोल फ्लो करता है आत्मा से। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि मान लो मैं इसको ऐसे पीटा और कान में लगाया, वाइब्रेट कर रहा है, कौन सा तरंग है? रेलवे पटरी में कान लगा के बचपन में सुनते थे, वो कौन सा तरंग था? अनुप्रस्थ था कि अनुदैर्ध्य था? जो आप समोसा या कुछ अच्छा बनाते हो घर में तो स्मेल आती है सुंदर सी, है ना, लालच आता है उसके कारण, आज तो कुछ टेस्टी बन रहा है बोल के, कौन सा तरंग है? वो भी तरंग है। वो कौन सा तरंग है? कंफ्यूज है ना? करेक्ट आंसर नहीं पता चल पा रहा है सबको। रटते रहो। रडार, रडार जिससे एरोप्लेन अपना रास्ता बनाता है हवा में, पूछ देगा रडार क्या है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ध्वनि तरंग, निम्न में से कोई नहीं। सोनार का नाम सुने हो, जिसके कारण सबमरीन्स पानी के अंदर अपना रास्ता बनाती हैं, तो वो कौन सा नेविगेशन में यूज करते हैं? कौन सी तरंग है? नहीं पता, रटना भी नहीं है। अभी मैं चीज सिखा रहा हूं, आराम से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जितना सवाल पूछा हूं फिर से पूछूंगा और सबका जवाब आना चाहिए। पढ़े हैं क्या हम लोग? नहीं, सोचना सीखेंगे, ठीक है। यांत्रिक तरंग को भैया मैंने दो भाग में बांट दिया। कौन कौन से वो दो भाग? देखो पूरा तरंग का चैप्टर यहीं क्लोज हो जा रहा है हमारा पहले ही क्लास में। एक था सर हमारा अनुप्रस्थ तरंग, क्या था? ट्रांसवर्स वेव। और दूसरा है हमारा अनुदैर्ध्य तरंग। हिंदी में भले ही मैं अगर बोर्ड पे लिख भी रहा हूं तो मैं अंग्रेजी में लिटरेट करूंगा, आप लोग साथ में लिखते भी चलना। तो दिस इज ट्रांसवर्स वेव एंड दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। देखो ध्यान से, तरंग की सबसे पहली पढ़ाई 10वीं का आप लोग किताब उठाते हो ना, तो पहला तरंग जो हम लोग सुनते हैं वो हम लोग तालाब में बनने वाले उस गोले के बारे में सुनते हैं। पत्थर डालते हो, गोला बनता है और गोला बढ़ते रहता है, तब तक बढ़ता है जब तक कि वो किनारे तक ना पहुंच जाए। सबने इस घटना को देखा है, बोलो हाँ या ना। तो अब मेरा ये सवाल है, ठीक है, कि अब वो ऊपर ले जा रहे हैं उन लोग, वो जो गोला बना है वो गोला कौन सा तरंग है? यांत्रिक तरंग है, सॉरी अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, विद्युत चुंबकीय, कौन सा है? हर तरंग कंपन के कारण उत्पन्न हुई है। सूरज पे भी धमाका नहीं हुआ रहता तो सूर्य किरणें नहीं बने रहती, है ना। हर तरंग, कहीं ना कहीं तरंग का आधार ही विक्षोभ है। विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस, विक्षोभ मतलब जब कोई भी चीज डिस्टर्ब होती है तब वेव बनती है। मैं अपने मुख में विक्षोभ कर रहा हूं तब तो मेरे मुख से आवाज बन रही है, हाँ या ना? कुछ बना? क्योंकि मैं बोलना बंद कर दिया था, ठीक है। तो मैं इसको अगर डिस्टर्ब ही ना करूं तो आप भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। चलिए मेरी बात ये है, सोचते हैं हम लोग कि अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्ध्य तरंग में ना हमेशा याद रखना दो चीज गति करती है। वो जो पानी तालाब में आपने पत्थर डाला था वो बना था, वो जो गोला बना था ना, उस समय दो चीज गति कर रही थी। पहला गति किसकी थी? जल के अणु की। जल के अणु अपना स्थान छोड़ रहे थे क्या? एक दूसरे को वाइब्रेशनल एनर्जी करके, एक एनर्जी दूसरे को, दूसरी एनर्जी तीसरे को, तीसरा अणु चौथे को, ऐसे दे रहा था। अगर पूरा जल का अणु जगह छोड़ता तो तालाब में पत्थर पड़ते ही पूरा तालाब का पानी बाहर आ जाना चाहिए था। जल के अणु अगर स्थानांतरित होना तो ये मतलब होता है, वो हो रहे हैं क्या? तालाब का पानी अभी भी उस तालाब में है। तो दो गति है, एक है कण की गति। कण कौन? जल का अणु। कण कौन है? वो गति कर रहा है, वो गति अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, वो बस वो कंपन गति कर रहा है। और वो एक अणु दूसरे को, दूसरा अणु तीसरे को। और दूसरी गति किसकी है? तरंग की गति। दूसरी गति किसकी है? वो जो गोला बना है वो तो लगातार बड़ा हो रहा है ना, तो गोला क्या है? तरंग। वो स्थानांतरित हो रहा है, नहीं हो रहा है? इतू सा था, धीरे से बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, जितना बड़ा तालाब है उतना बड़ा होते हुए वो फैलेगा। सबने देखा है। तो यहां पर कितनी चीजें मोशन में है? दो। कौन? एक कण जो अपनी जगह पे रहते हुए एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, रिले रेस टाइप का हो रहा है। और दूसरा कौन है? तरंग, जो अकेला भाग रहा है। जो गोला बन रहा है, बड़ा होते जा रहा है, वो अकेला भाग रहा है। और जल के कण क्या कर रहे हैं? रिले रेस कर रहे हैं। सामने वाले को पास किया, सामने वाला अगले वाले को, अगले वाला अगले वाले को। सबने देखा ना रिले रेस। तो यहां पर अनुप्रस्थ तरंगों में दो चीज गति कर रही है, कण की गति हो रही है और तरंग की गति हो रही है। सबको यहां तक समझ में आया? तो यहां पर देखो, यहां कण के गति की दिशा,
कण के गति की दिशा, हम लोग हमेशा ये परिभाषा भूल जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम कभी इसको सोचे ही नहीं रहते। आगे से कभी भूलोगे क्या? गति हमेशा कोई भी तरंग में दो होगी। एक माध्यम खुद करेगा, जैसे जल का अणु कर रहा है, और दूसरा जो तरंग बना है वो करेगा। ठीक है? मेरा मुख गति ना करे, आवाज निकलेगा क्या? आप सुन पाओगे क्या? तो मेरा मुख माध्यम हो गया और उससे साउंड वेव्स निकली है, जिसको आप सुन रहे हो वो क्या हो गया? तरंग हो गया। ठीक? तो कण की गति की दिशा एवं तरंग की गति की दिशा, गति की दिशा अगर परस्पर, परस्पर यहां पर क्या रहती हैं? लंबवत होती हैं। परस्पर क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। अंग्रेजी वाले लिख लेंगे ट्रांसवर्स वेव में, हियर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम एंड डायरेक्शन ऑफ वेव आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई नहीं है अंग्रेजी वाला? ठीक है, ऑनलाइन में कोई होगा तो ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भारी कॉमेडियन हो सर। अरे आराम से रिलैक्स होके पढ़ना है ना, बीच में हंसी मजाक जरूरी है कि नहीं? एक तो ऐसे अपन पढ़ाते भी थोड़ा ज्यादा पिच पे है, रटने वाला काम कर रहे हैं क्या? मैं एक क्लास में 1 घंटे में जितना पढ़ाया, मैं हकीकत जान रहा हूँ लोग 3 क्लास में उसको पढ़ाएंगे। हम पूरा तरंग का चैप्टर 1 क्लास में खत्म कर लिए। दूसरा है, उसके बाद भी मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस ज्यादा करानी है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा, बस इतना सा बात है। तो फिर से लिखूं क्या मैं? लो तुम लोग के लिए लिख देता हूं। कण के गति की दिशा, कण किसकी कण? माध्यम के कण। किसके कण? माध्यम। जैसे जल क्या था? माध्यम था ना। माध्यम के कण की गति की दिशा एवं तरंग संचरण की दिशा एक दूसरे के अनुदिश होती है। अनुदिश बोलो, समांतर बोलो। अनुदिश होती है। लिखिएगा इंग्लिश में, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम एंड वेव मोशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है? ममता साहू पूछ रही है सर, विज्ञान प्रयोगशाला का एग्जाम और शिक्षक वर्ग 3 का एग्जाम क्या एक डेट पर होता है या अलग अलग डेट? मैं क्लियर कर दूं, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला अलग एग्जाम है। जैसे एडीओ का एग्जाम होता है, अब कार्य आरक्षक का एग्जाम हुआ 200 पद पे, एडीओ का हो गया 200 पद पे, हॉस्टल वार्डन 200 पद पे होता है। ये सेपरेट एग्जाम है। शिक्षक भर्ती से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शिक्षक भर्ती में आता है वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। हाँ, आपको नौकरी एक शिक्षक के रूप में मिलेगी। आप बच्चों को पढ़ाओगे, नहीं पढ़ाओगे आपकी मर्जी है, मन करेगा तो लैब में बैठना, क्योंकि वो लैब अटेंडेंट है। ठीक है? पर अमूमता बहुत से लोग जो भी लगे हुए हैं वो लोग पढ़ाते ही हैं, ये सम्मान मिलता है। ठीक है? पर ये दोनों एक एग्जाम नहीं है। हाँ, आयोग एक है, शिक्षा विभाग। स्कूल में आपको ड्यूटी देनी है तो भैया, अब जैसे जल विभाग अपना पद निकालेगा तो इंजीनियर का अलग निकालेगा, सब इंजीनियर का अलग निकालेगा, मेंटेनेंस का अलग निकालेगा, चौकीदार का अलग निकालेगा। विभाग एक है पर एग्जाम अलग अलग है। तो बच्चों को ये लगता है कि सर सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षक का पद है और उसके लिए बीएड रीएड जरूरी है और वो शिक्षक भर्ती के साथ आएगा। ये तीनों सवाल गलत है। ना बीएड डीएड जरूरी है, ना ही वो शिक्षक भर्ती के साथ आए, इस बात की अनिवार्यता है। वो एडीओ की तरह, हॉस्टल वार्डन की तरह सेपरेट अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि उसमें सब साइंस वाले बच्चे बैठेंगे जिनके पास बीएड डीएड नहीं है। ठीक है? नाम में भले ही शिक्षक लगा हुआ है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। अब ये देखो इसका डायरेक्शन कैसा बनता है जी। ये वाला जो तरंग रहता है, अभी क्लियर हो गया साहू जी? ममता साहू ना? हाँ, चलिए सर विज्ञान प्रयोगशाला का सिलेबस कंफर्म कर दो। रमाकांत जी मैं वीडियो बना दूंगा, आज ही बना दूंगा। ये सब आप लोग बोल दिया करो जो भी आप लोग को जरूरी चीजें लगती हैं, कंफ्यूजन होता है। अच्छा, ये यार क्या कर दिया मैं? अब बच गए।
ठीक, ध्यान दो, यहां पर इसको देखो सर, ये है कण की गति जो हमेशा कैसी मोशन कर रही है, कंपन। कण हमेशा क्या कर रहा है, कंपन। और तरंग क्या है, आगे की ओर जा रहा है। सिमिलरली यहां का भी कण क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। और तरंग कहां जा रहा है, आगे की ओर। तो जब इन दोनों के बीच में हमेशा आप एंगल निकालोगे, कितना डिग्री है, बस यही बात तो लिखा है कि कण की गति मतलब माध्यम के कण की गति, और तरंग, तरंग हमेशा लंबवत आगे की ओर बढ़ रहा होगा ना। यहाँ का तरंग कहाँ जा रहा होगा, ऊपर, यहाँ वाला इधर, यहाँ वाला इधर। यस और नो, लंबवत निकलता है वो। आप ऐसे ऐसे गोला घुमाओगे, अचानक छोड़ोगे तो कैसे निकलेगा, सीधे निकलेगा। कि ऐसे गोल घूमते हुए निकलेगा। मैं करा के दिखाऊं क्या एक ठोक, ये प्रैक्टिकल करता हूं, इसी से कर लेते हैं, है ना। अब जिसको लगेगा तुम लोग जानना। छोड़ू, छोड़ू, आओ यार, तुम लोग को चोट कम लगेगा, महंगा ये ज्यादा है, खराब हो जाएगा। तो ये पंखा भी अचानक से मान लो वो होगा तो गोल घूमते हुए उधर निकलेगा, ऐसा जैसे चक्री घूमती है, कि टेंजेंशियली कहीं जाकर टकराएगा, टेंजेंशियली निकलेगा ना। तो ये टेंजेंशियली बाहर निकाला। हमेशा एक दूसरे के हर पॉइंट पे ये लोग क्या, देखो कण ऐसा कंपन कर रहा है, ये 90 डिग्री, कण ऐसा कंपन कर रहा है 90 डिग्री, कण ऐसा कंपन कर रहा है, ये 90 डिग्री। तो कण की दिशा और तरंग संचरण की दिशा परस्पर क्या हो गई, लंबवत। तो कौन सा तरंग, अनुप्रस्थ। कौन सा तरंग, अब अनुप्रस्थ तरंगों में एक दो बातें और जान लो भैया। ऊपरी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, श्रृंग, और सबसे निचली बिंदु को हम क्या बोलते हैं, गर्त। श्रृंग और गर्त इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रस्ट और ट्रफ। ये क्या है, गर्त मतलब क्रस्ट। ऐसे बोलते हैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रस्ट कौन है, मेरियानस ट्रेंड का नाम सुने होगे, मेरियानस गर्त, प्रशांत महासागर, जीके का क्वेश्चन है। वो दुनिया का सबसे गहरा स्थल है, 4 ठो के एवरेस्ट अपने अंदर वो संभालेगा, वो उतना गहरा है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर, उसको क्या बोलते हैं, मेरियानस क्रस्ट। और सबसे ऊंचा ट्रफ बोला जाए तो एवरेस्ट। अभी छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन है, क्या आंसर दिए, नंदीराज अब हो गई है। गौरलाटा 1225 है, नंदीराज, ठीक है। तो वो गौरलाटा से ऊंची हो गई है, अभी नया सर्वे आया है। तो जो किताबों में अभी तक आप लोग गौरलाटा पढ़ रहे थे, अब बैलाडीला, अब उसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्रस्ट और ट्रफ समझ में आया। अब यहां आते हैं, यहां वाले कैसे चलते हैं पता है, तो यहां वाले ऐसे चलते हैं। देखो, जहां जहां पास है उसको हम क्या बोलेंगे, संपीड़न, क्या बोलेंगे। और जहां जहां दूर है उसको हम क्या नाम देंगे, विरलन। इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, संपीड़न और विरलन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। इसको हम बोलेंगे क्रस्ट एंड ट्रफ। सीजी व्यापम में मार्च 2026 में प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक अलग अलग विभाग का अलग अलग होता है। पुलिस विभाग का अलग आएगा, जल विभाग का अलग आएगा, न्यायालय का अलग आता है। तो उनके सिलेबस उस हिसाब से रहते हैं। कॉलेज का प्रयोगशाला सहायक रहेगा तो वो आपसे एमएससी मांगेगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसा अभी हुआ था, ठीक है। नहीं, प्रयोगशाला सहायक अलग अलग चीज है भाई। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला बोलोगे 11th-12th का क्वेश्चन पूछेगा। लैब टेक्नीशियन अभी आया था, उसका अलग था, अभी हुआ था थोड़े दिन पहले। लैब टेक्नीशियन में भी अलग अलग विभाग ने अलग अलग एग्जाम लिया था। सिलेबस को बदला जाता है, नाम बस प्रयोगशाला रहेगा। पर्यावरण विभाग का है, मैं सिलेबस देख के एक्सप्लेन कर पाऊंगा, अभी मुझे उसका सिलेबस का ज्ञान नहीं है। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान से एक बात समझना, आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा अनुप्रस्थ है कौन सा अनुदैर्ध्य है। तो एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, और इस ट्रिक के बाद आपने कुछ याद नहीं किया पर आप आंसर देने वाले हो। ये ट्रिक याद रखो, अनुप्रस्थ तरंगे कहां पर उत्पन्न होती हैं, तो सर ठोस में, ठोस में एवं द्रव के सतह पर। द्रव मतलब लिक्विड, तो द्रव का जो सतह होता है ना, वो अपने आप में ठोस की भांति कार्य करता है, बोलो हाँ या ना।
नहीं भरोसा होगा तो आप चार मंजिला इमारत पे पहुंच जाना, नीचे स्विमिंग पूल होगा और सीधे ऐसे कूद जाना मुंह के बल, देखना नाक अंदर चले जाता है कि नहीं। हो सकता है आपकी मौत भी हो जाए। जैसे जमीन पे गिरने पे जितना चोट लगता है उतना ही चोट पानी की सतह पर भी लगता है। इसीलिए जब लंबी ऊंचाई से लोग कूदते हैं तो अपने आप को बेंड कर लेते हैं ताकि कांटेक्ट एरिया कम रहे, फोर्स कम हो जाए और उनको सुरक्षित अंदर वो स्विम कर पाए। देखते हो ना ऐसे जाते हैं कि नहीं, ऐसे कूदते हैं क्या? छपाक कूद के देखना, लाल पीले हो जाओगे, फिर स्किन फट जाएगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, हम लोग खेल खेल में ही कई बार ऐसा गलती कर भी देते हैं। दोस्त को जॉन सीना का स्मैक दे रहे हैं, फेंक रहे हैं ऐसे जमीन, पीठ के बल उसका स्किन चटक गया। आइए, तो ये हमेशा कहाँ बनता है? ठोस के अंदर या तो द्रव की, क्योंकि द्रव की सतह अपने आप में कैसा कार्य करती है? ठोस की भांति। समझ में आ रहा है? ये कहां पर आती है सर? ये ठोस में, द्रव में, गैस में, हर जगह संभव है। ठोस, द्रव, गैस हर जगह अनुदैर्घ्य तरंग संचरित करने के लिए सक्षम है। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बिना रटे रटाए आप तुरंत तुरंत जवाब देंगे। सब लोग तैयार है? बोलो हाँ। बायोलॉजी वर्ग की रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है और महज 1000 रुपीज के अंदर है वो। उसका लाइव नहीं चल रहा है, उसका मतलब पूरा कंटेंट, टेस्ट सीरीज सब आपको 1000 रुपये के अंदर अवेलेबल है। ऐप पे आप देख लीजिएगा। एक तो पीजीटी का क्लास इंडिया में कहीं ढूंढोगे तो 5000 के नीचे कोई नहीं देता था भाई। चलो अब मैं सवाल करता हूँ। रडार, रडार कहाँ है? आसमान में। दो प्लेन या जो दो जेट प्लेन 500-500 की स्पीड से उड़ रही हैं। 1 घंटे में आप रायपुर से मुंबई उतर जाते हो। 1 घंटा 5 मिनट लगता है। प्लेन में बैठोगे, यहाँ से आपको 9 बजे चढ़ाएगा, 10:05 पे आपको वहाँ उतार देगा। कई 100 किलोमीटर का सफर तय हो गया। तो काफ़ी हाई स्पीड से चल रही हो, 500-1000 की। अब पायलट को तो सामने दिखेगा ही नहीं उतने देर में, दूसरा प्लेन आके क्रैश हो जाएगा। तो वो लोग आसमान में अपना ना ट्रैक बनाए रहते हैं, रोड। ठीक है, और वो सिग्नल जाते रहता है कि भाई तू मेरे रोड पे आ गया है, क्योंकि पायलट तू कहाँ देख पाएगा, एक तो बादल उदल अलग से है। तो इतने में तो रोज आसमान में दिवाली मनते रहता है, रोज उड़ते रहते हैं लोग। तो लोग रडार के थ्रू क्या करते हैं, उनका एक रनवे रहता है, उस रनवे पे कोई दूसरा आएगा, सिग्नल आ जाएगा, दोनों पायलट अपने आप को बेंड करके गाड़ी मतलब एरोप्लेन अपना निकाल लेंगे सुरक्षित। तो आसमान में क्या लगा है? रडार। तो रडार कैसा तरंग? अनुप्रस्थ की अनुदैर्घ्य। बात हवा में आया ना, गैस में आया? कौन सा तरंग? अनुदैर्घ्य। बात कर रहे हैं सोनार की। किसकी बात कर रहे हैं? सोनार सबमरीन्स जो होती हैं, जो परमाणु बम रखती हैं और हमेशा गायब रहती हैं। पूरे देश की ताकत उसके सबमरीन में कैद है। क्योंकि अगर मैं बता दूंगा मेरा परमाणु जो संयंत्र है, जैसे ये गलती किया अभी इसने, किसने? ईरान ने। उसने अपने परमाणु ठिकानों के बारे में बता दिया, इजराइल पगला गया, मैं तो फोड़ूंगा भाई। तो इतना बम बम गिराया, इजराइल नहीं माना, अमेरिका जाके सारे उसके परमाणु जितने भी यूनिट थे 5, उस पर अमेरिका बम गिरा के बोला अब दोनों शांत हो जाओ। ठीक है, क्योंकि ईरान डायरेक्ट अमेरिका से भिड़ेगा नहीं। तो ये गलती हो गई ना ईरान से कि उसने अपने परमाणु अड्डों का ठिकाना बता दिया। अब परमाणु हथियार आपके चले गए तो आप लड़ोगे किससे? सुतली पटाखे से थोड़ा भी युद्ध जीत लेंगे हम लोग। तो इसलिए परमाणु बम हमेशा कहाँ रखे जाते हैं? सबमरीन्स में। और सबमरीन 6-6 महीने के लिए गायब रहेंगी। देश के राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री को भी नहीं पता रहेगा कि सबमरीन कहाँ है। ठीक है, बस सेना के अधिकारी जानेंगे और कोई नहीं जान सकता, मंत्रिमंडल भी नहीं, क्योंकि उसी में आपका पूरा परमाणु बम रखा हुआ है। अब मान लो किसी देश को पता चल गया और उसी सबमरीन को उड़ा दिया, तो आपकी तो पूरी ताकत खत्म है ना, आप युद्ध किससे कर पाओगे? तो समुद्र में वो 6 महीने के अंदर कहीं भी घूम रही हैं, तो आप उसका लोकेशन कैसे, वो समुद्र में रास्ता कैसे देखेगी कि भैया सामने बर्फ की चट्टान है तो थोड़ा सा मुड़ के जाना है, या दूसरे देश का सबमरीन हमारे रेंज में आ रहा है। काजी मूवी देखे होगे, उसमें दिखाया है ये सब सीन। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? सोनार। ये रडार सोनार को मैं डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि इस पे सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो सोनार कौन सा वेव है? अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्घ्य है? अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्घ्य है? उधर अनुप्रस्थ की अनुदैर्घ्य। ए भाई, सबमरीन जल के सतह पर चल रहा है कि जल के सतह के अंदर चल रहा है? ये कहां बनता है? जल की सतह पर, क्योंकि जल का सतह ठोस है ना। और ये सोनार कहां बन रहा है? जल के सतह के कई किलोमीटर अंदर।
मतलब वो कौन सी तरंग? अनुदैर्घ्य तरंग। छोटा सा लॉजिक है, पूछ दिया। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो रडार अनुदैर्घ्य, सोनार अनुदैर्घ्य। वो जो सुंदर सुगंध आता है आप लोगों को खाने पीने का, जलेबी समोसे का, वो कैसा है? हवा के माध्यम से आया, अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग क्या है? क्योंकि ध्वनि ठोस द्रव गैस तीनों में गति करती है, नहीं करती है? इसकी रफ्तार भी जान लो भाई, कि जो मेरा ये है माध्यम, ये भी पॉइंट आप लोग नोट करके लिख लो भाई, सवाल इस पे बनता है। और ये है मेरा ध्वनि तरंग, और ये है मेरा प्रकाश तरंग। ठीक। अगर माध्यम आपका क्या है सर? गैस है। गैस है तो ध्वनि की जो रफ्तार होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। वहीं पर जो प्रकाश की रफ्तार होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। बात करोगे द्रव की, तो द्रव में ये आता है 1540 मीटर पर सेकंड रहता है। ठीक है, या नियरली 1.5 किलोमीटर मान लेना। ये डाटा भी आप याद रखिए, इस पे सवाल बन जाते हैं। और फिर आएगा सर ठोस। ठोस में जो ध्वनि तरंग की रफ्तार रहेगी या लगभग 5.1 किलोमीटर पर सेकंड, और ये जो आती है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। समझ में आ रहा है? ये अपने आप में बहुत शानदार नोट्स है, क्योंकि इससे रिलेट करके सवाल पूछा जाता है। सवाल कैसा पूछा जाएगा भाइयों? सवाल ऐसा पूछा जाएगा, गैस से कहां पहुंचा द्रव, द्रव से कहां पहुंचा ठोस। घनत्व तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना। ठोस सबसे ज्यादा घने हैं, उनके अणु जो है सबसे पास पास हैं। द्रव में बहने का गुण है, दूर है। और गैस में तो लेना देना ही नहीं है, ठीक है, मुक्त है। तो आप ये देख रहे हो, आप ये बताओ कि घनत्व जब बढ़ा है, घनत्व ऊपर एरो मतलब बढ़ रहा है, उस केस में ध्वनि की चाल बढ़ रही है कि घट रही है? 332 से 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर, तो ध्वनि की चाल क्या हो रही है? ध्वनि की चाल, घनत्व के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। प्रकाश की चाल को थोड़ा सा ध्यान दो तो, क्या हो रही है? बढ़ रही है, घट रही है? तो भैया 3 लाख से 2.25 लाख किलोमीटर, 2.25 लाख से 2 लाख किलोमीटर पे आ गया। प्रकाश की चाल लगातार क्या हो रही है? क्योंकि पावर में तो सबके 10⁸ ही है ना, तो प्रकाश की चाल घट रही है। अब आपसे ये सवाल पूछा जाए, ऐसा क्यों? हमेशा ना बच्चे हड़बड़ी में सवाल नहीं पूछते हैं। आपसे सवाल ये बनाएगा कि माध्यम का घनत्व बढ़ने से, पूछ देगा ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन डालेगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो भैया माध्यम में घनत्व बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ रही है। इसी सवाल को माध्यम का घनत्व बढ़ने से, ध्वनि की जगह गलती से उसने प्रकाश लिख दिया कि प्रकाश की चाल पर क्या असर पड़ेगा, तो जवाब एकदम बदल जाएगा कि नहीं? वहां बढ़ रही थी, यहां, और हम लोग हड़बड़ी में ध्वनि को प्रकाश पढ़ लेते हैं, प्रकाश को ध्वनि पढ़ लेते हैं। एग्जाम पेपर में तो लगता है एकदम सही बनाया हूं, बाहर जाके पता चलता है ये दाई ये दादा गलत हो गया। प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, तभी तो डाटा लिखवाया हूं जी। ठीक है, प्रकाश निर्वात में चलती है जहां माध्यम नहीं है, पर ऐसा तो मैंने नहीं बोला कि प्रकाश माध्यम में नहीं चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की अनिवार्यता नहीं है, ठीक है, पर माध्यम है भी तो क्या बुरा है? आईएएस बन गए, राजवाड़े खानदान के हैं, अमित कटारिया जैसे जो लोग हैं, ठीक है, घर में 6 आईएएस हैं, ठीक है, उनको सैलरी लेने की जरूरत नहीं है। पर मान लो मेरे पापा भी आईएएस हैं, मम्मी भी आईएएस हैं, और मैं भी आईएएस हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी मर्जी है ना, मैं लूं या ना लूं। तो ये वाली प्रकाश के साथ है कि माध्यम रहे तो भी ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है। और कोई सवाल याद रहेगा? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जनरली जो स्पीड होती है ना, वो E/d के अनुपात में आती है। d क्या है? घनत्व, डेंसिटी, और E क्या है? प्रत्यास्थता। E क्या है? तो होता क्या है ना, प्रकाश तरह साउंड वेव्स में
प्रत्यास्थता वाला फैक्टर ज्यादा हो जाता है हावी घनत्व पे, और वेग जो है वो प्रत्यास्थता के क्या है, वर्गमूल में अनुक्रमानुपाती, घनत्व के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब घनत्व जब बढ़ेगा चाल घटनी चाहिए, पर साउंड में क्या हो रहा है, साउंड ठोस द्रव गैस तीनों में जा रहा है ना, तो माध्यम की प्रत्यास्थता किस में ज्यादा है, ठोस में। ठोस प्रत्यास्थ है, स्टील प्रत्यास्थ है, गैस प्रत्यास्थ है क्या, इसलिए साउंड की रफ्तार स्टील में ज्यादा आई, हवा में कम आई, और इन दोनों में कंपेयर होता है तो ये डोमिनेट कर जाता है। बस इतना सा बात था, बहुत डीप नॉलेज था, पर मैंने बोला कि चलो आपको रीजन पता रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, वर्ग 2 के लिए 12th ग्रेजुएशन में 50% अराउंड। ठीक है, 12वीं हो ग्रेजुएशन हो, सब में आपके 50% से ऊपर नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट 12th नहीं मांगता है, मांगता है क्या, सब में 50 चाहिए। कैटेगरी वालों को शायद 5% का छूट रहता है, पर अभी पिछली बार भर्तृ जी बोल दिए हैं कि 50 वाला स्लॉट रहेगा बोल के, तो अभी तक राजपत्र में आया नहीं है, तो जब तक आया नहीं है तब तक कोई बात नहीं है। चलो आज की क्लास को हम लोग एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं। बढ़िया, सारी बातें समझ में आ गई, थोड़ा जोर से बोलो ना। ठीक, तो हमने आज पढ़ा प्रकाश, प्रकाशिकी नहीं पढ़ा केवल, और आज आप लोग देखो 1.25 घंटे की पूरी क्लास हमारी केवल लाइट के इंट्रोडक्शन पे चली गई। आप बोलोगे मैं 1.25 घंटे इसमें और जोड़ दूंगा, आप बोलोगे मैं 24 घंटे भी खाली प्रकाश के ऊपर भी पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उतना आदमी पढ़ा है अपने जमाने में। तो लाइट के ऊपर बात हो रही है, तो मैंने आपको पर मैंने आपको एग्जाम के पॉइंट जो जो जरूरी है उतना बस बताया। लाइट क्या है सर, तरंग है। कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग में कौन सा तरंग, तो प्रकाश कैसा तरंग है। कई बार ना प्रकाश को लोग ये भी पढ़ लेंगे कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। हाँ भाई बोल सकते हैं, क्योंकि प्रकाश हवा में भी गति कर रहा है, जल के अंदर भी गति कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है। अभी कल पेपर आया था प्रयोगशाला परिचारक में कि जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है, विविधता, जलीय विविधता होती है, उसका फैक्टर कौन है, आंसर प्रकाश लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जल की सतह पर फिर नीचे जाता है, एकदम गहराई में जाता है क्या, तो गहराई में रहने वाले जीव अलग होंगे, बीच में रहने वाले जीवों की प्रवृत्ति अलग रहेगी, ऊपर रहने वाले जीवों की प्रवृत्ति बोलो ज्यादा अच्छा देखने वाले रहेंगे। अब जैसे आपने कुटुम्बसर की गुफा का नाम सुना होगा कि वहां पर अंधी मछली पाई जाती है। अंधी मछली क्यों पाई जाती है, क्योंकि गुफा गहरा काला है, लाइट पहुंची ही नहीं वहां पर, मछली पैदा हुई उसने कभी प्रकाश देखा ही नहीं, तो उसकी रेटिना डेवलप ही नहीं हुए, इसलिए वो क्या है, अंधी मछली है। जैसे समुद्र की बिजली निचली गहराई वाले। ठीक है, तो यही सवाल अभी परिचारक में आया, कितना सेंसिबल क्वेश्चन था कि जो जलीय जैव विविधता है, एक सवाल आया ना, उसमें आंसर प्रकाश लिया जाएगा। ये प्रकाश कितने गहराई में उतर रहा है उस हिसाब से जैव विविधता अलग अलग देखने को मिलेगी। तो भैया एग्जामिनर अब तैयार है डीप डीप में क्वेश्चन पूछने के लिए, और छत्तीसगढ़ में जनरली कोई एजुकेटर तैयार नहीं है उस लेवल को डील करने के लिए। ये भी एक सच्चाई है, एक सच्चाई है, क्योंकि जितने एजुकेटर हैं हाई एजेड वाले हैं, और आपको पता है एक समय के बाद इंसान अपने अंदर डेवलपमेंट नहीं करता। आप लोग आज शिक्षक लग जाओगे ना, वर्ग 2 वर्ग 1 में नौकरी लग जाएगी, आप खुश, अब ब्याह करना है, ठीक है, अब क्या करना है, शादी करना है, सेट होना है, मम्मी पापा बनना है। लड़कों से तो बचपन से क्लियर रहता है इन लोग का। बचपन में भी अगर मान लो हम लोग छोटे से स्कूल में थे, 7वीं में थे, तो हम लोग से शिक्षा अधिकारी आए थे मिलने, थोड़ा सीरियस नोट में मत रहो यार, रिलैक्स मोड में आ जाओ, सत्य घटना है ये। तो शिक्षा अधिकारी आए थे, तो 5वीं 7वीं के बच्चों से ना अधिकारियों का एक ही सवाल होता है, एक तो ये वाला सवाल देंगे, 2 गुणा 2 भगित 2, ये वाला सर, हाँ जाओ, 2 + 2 ÷ 2, ये उनका पता नहीं, कॉमन क्वेश्चन है, सब लोगों को पता है। इसका आंसर क्या है, आंसर क्या है, हाँ कि 2 3 है, सब जान रहे हैं, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। दूसरा सवाल यही पूछते हैं कि बड़ा होके क्या बनोगे, थोड़ा ठकठकाओ उसको, बाहर क्यों ढकेलो, बंद कर दिए हैं, आवाज आ रहा होगा करके, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक, दूसरा सवाल जो हमसे अधिकारियों ने पूछा, मतलब सारे क्लास से, बड़ा होके क्या बनोगे। अब कोई लड़का बोल रहा है सर डॉक्टर बनूंगा, कोई इंजीनियर, कोई पायलट बन रहा है, कोई मजिस्ट्रेट बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, सबके अपने अपने रहते हैं। एक लड़का था जिसने सच बोला, जो डॉक्टर बनना बोला था वो आज डॉक्टर नहीं है,
जो इंजीनियर बन रहा था वो नहीं बना, जो वकील बन रहा था, आपको भी पता है, आपने भी दिया होगा जवाब, आज आप वो हो गया। एक ही लड़का था जिसका ना करियर क्लियर था और वो आज वो बन चुका है। उससे पूछा गया तू बड़ा होके क्या बनेगा? बाप बनूंगा, पति बनूंगा, पति। और आज वो पति भी है और वो बाप भी है। उसका लक्ष्य पूरा है। ठीक है, आइए पढ़ाई लिखाई को थोड़ा सा कर लेते हैं। तो हमने तरंग के अंदर दो प्रकार की तरंगे देख ली। ऑफिस का नंबर रखे हो क्या? ठीक, दो प्रकार का है, विद्युत चुंबकीय और यांत्रिक। यांत्रिक अरे थोड़ा क्लासरूम का दरवाजा खोली, अच्छा हो गया हो गया, ठीक है। ठीक, तो यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंग में अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और ध्वनि तरंग को कौन सा तरंग? ध्वनि कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्घ्य है? हवा में भी जा रहा है, पानी के अंदर भी जा रहा है। डॉल्फिन लोग आपस में बात नहीं कर रही क्या? कैसे अपना गैंग बुला रही है फिर उन लोग? सार्क लोग का गैंग आ जा रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है? तो लोग कैसे बुला रहे हैं? उनका अपना बात करने का अलग मीडियम है, पर बात कर रही हैं, ध्वनि जनरेट कर रही हैं। ठीक है, सोनार अनुदैर्घ्य, रडार अगर मैं ट्विनिंग पॉक जो कॉक रहता है, मतलब ऐसे लैब में आप लोग यूज किए होगे, सुनते हैं ना जिससे आवाज ऐसे यू शेप का ऐसा रहता है, ट्विनिंग कॉक बोलते हो। ये जो टकरा के हम लोग आवाज सुनते हैं, ये कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ, क्योंकि वो लोहे के अंदर बन रहा है तरंग। स्टील वाला आप लोग स्केल यूज करते थे, उसको ऐसे पीट के आप लोग कान में लगाएंगे, कौन सा तरंग बना है? अच्छा, मैंने तालाब में पत्थर डाल दिया, तालाब में पत्थर डाला, वो जो गोला बन रहा है, बड़ा हो रहा है, वो कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ के अनुदैर्घ्य, जल के सतह के ऊपर बना है, मतलब ठोस। ठोस बोले तो अनुप्रस्थ। समझ में आ रहा है? रेल पटरी में कान लगा के सुन रहा हूं, अनुप्रस्थ के अनुदैर्घ्य। पटरी ठोस है, कौन सी तरंग? सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? सुगंधित खाने की जो स्मेल आ रही है, मतलब आजकल तो वो डीओ वाले में दिखाते हैं, सेट वेट वाले, ऐसे ऐसे मार दी, उधर से लोग दरवाजा तोड़ के आ रहे हैं। कई लड़के तो इसलिए डब्बे का डब्बे खरीद लिए। हुआ कुछ नहीं। चलो, तो अब देखो, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, अब आराम से पहचान लोगे। ठीक, अब मैंने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंग में खाली प्रकाश को नहीं लेना है, विद्युत चुंबकीय तरंग में। ठीक है, दीपक बघेल बोल रहे हैं सर यूट्यूब में क्लास होगा क्या पूरा? ना, एक तो हमारी बहुत अफोर्डेबल फीस है, 1000-2000 में आपको पूरा 1 ईयर वैलिडिटी मिलता है, जिसमें आप 50,000 की नौकरी पाओगे। ठीक है, यूट्यूब में डेमो लेक्चर्स जा रहे हैं, वो आपके, आप पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला हाल है। अरे मैं तो इतना बोलता हूँ, काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं खड़ा होगा टक्कर में। ठीक है, मस्त पढ़ो, सिलेक्शन लो, खुश रहो। अब आइए, प्रकाश तरंगों में भी आपने कितने प्रकार की तरंगे देखी? कितने प्रकार की? कौन कौन सी? अवरक्त, पराबैंगनी और दृश्य। किस प्रकाश के कारण देखने का गुण पैदा होता है? किस में ऊष्मीय गुण है? इसी के कारण धूप में कपड़ा सुखाना। ठीक है, और बीमारी का घर कौन सा प्रकाश है? पराबैंगनी प्रकाश। अवरक्त के ऊपर सूक्ष्म कण या सूक्ष्म तरंगे, मतलब माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। ठीक है, यहां तक का क्लियर है? नीचे एक्सरेज आते हैं, गामा रेज आते हैं, सबका मैंने यूज बताया। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने। किसने की थी? रोएंटजन ने। अच्छा, माइक्रो ओवन में कौन सा तरंग यूज करेंगे? माइक्रो ओवन में रेडियो में, रेडियो तरंगे, रेडियो में जो लंबी लंबी दूरी तय करता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य क्या है? ज्यादा है। तरंग दैर्घ्य बढ़ने से आवृत्ति को क्या असर पड़ता है? आवृत्ति कम हो जाती है। ऊर्जा, तो जिसकी आवृत्ति सबसे कम है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। लाल रंग का ज्यादा है, बैगनी का कम है, इसलिए सिग्नल हमेशा रेड के बनाए जाते हैं, पर्पल या वॉयलेट के नहीं बनाए जाते हैं। बाकी अनुप्रस्थ तरंगों में भी आपने 2-3 बातें समझ ली। ठीक है, और प्रकाश का और ध्वनि के चाल की तुलना कर ली, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनता है, और नए नए जमाने के लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी कल के पेपर में आपने देखा था, वो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पे उसने इतना सुंदर क्वेश्चन अरेंज किया, ऑप्शन में टेम्परेचर डाला था। ज्यादातर लोग टेम्परेचर मार देंगे, क्योंकि हमको पता है ऊपर का सतही तापमान अलग है, अंदर जाने पे तापमान, पर एक्चुअल आंसर क्या आएगा? विविधता किसके कारण है? प्रकाश की उपलब्धता के कारण है। प्रकाश है तो आप देख सकते हो, आपके अंदर आंखों का विकास होगा। वही कुटुम्बसर की गुफा में प्रकाश नहीं है,
तो वही मछली अंधी मछली हो गई है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम यहाँ पर क्लास को कंप्लीट करते हैं। नई बैचेस आप लोग की चालू हो चुकी हैं। जितने भी लोग अभी तक क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप लोग की क्लास अब हो चुकी है स्टार्ट। ठीक, तो जिनको भी क्लास से जुड़ना होगा भैया, ऑनलाइन ऑफलाइन चालू है। ये फीस स्ट्रक्चर है ऑनलाइन का, बहुत कम ही है। इन नंबर्स पे कॉल कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।